ladies and gentlemen, amongst these political bigwigs, you may be finding me an odd man out. But my credentials to be here are that I had a very close, friendly, intimate relationship with Ziaur Rahman Ansari, whose life this book describes. And the proof of that is, the book is in the hands of many of you, you will see that I have been cited in this book as many as 19 times. On 19 different pages, I have been cited in the book about what I know about that great man. इजाज़त दें तो मैं अपनी ज़बान में बात करूं अंग्रेज़ी के बजाय। एक बहुत अजीब हुस्न इत्तेफाक है, स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, जो शायद यहाँ किसी को याद नहीं होगा, और वो ये है कि आज जुलाई की 28 तारीख है और आज से ठीक 47 साल पहले 28 जुलाई 1971 को पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट बिल पे बहस हो रही थी। ये बिल आया था सुप्रीम कोर्ट के बहुत मशहूर फैसले गोलकनाथ को अंडू करने के लिए। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट्स में हाथ नहीं लगा सकती। उस फैसले को अंडू करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट बिल। उस पर बहस हो रही थी और ठीक 28 जुलाई 1971 को ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब ने उस बिल पर तकरीर की थी। ये अजीब कोइंसिडेंस है, और उस तकरीर ने ही उनको ज़ियाउर रहमान अंसारी बनाया था आगे। उस तकरीर से ही वो पॉलिटिकल लाइमलाइट में आए थे। वैसे तो मैं उनसे बहुत पहले से जानता था। 1962 में जब यूपी का असेंबली का इलेक्शन हुआ और उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा और फतेहयाब होकर मेंबर बने, मैं उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB का स्टूडेंट था। तो मेरे फादर भी क्योंकि सियासत में बहुत दिलचस्पी रखते थे, कांग्रेसमैन तो नहीं थे लेकिन कांग्रेस के हामियों में थे, उनके साथ मैं उनसे एक दफ़ा मिला भी था उस बिल्डिंग में जिसका नाम लखनऊ में लाल बाग में, उस बिल्डिंग में जिसका नाम कभी दारुश्शिफा हुआ करता था। अब तो जाहिर है नहीं होगा, पता नहीं क्या रख दिया गया होगा, कोई संस्कृत का नाम होगा शायद, हनीफ अंसारी साहब को मालूम होगा। लेकिन बहरहाल तो दारुश्शिफा बिल्डिंग में मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी। मैं शागिर्द था, उनका रिश्ता था समझ लीजिए। वो तो लॉ कर चुके थे, बहुत पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही लॉ कर चुके थे। उसके बाद मैं तो अपने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया था। मैं जब लौट के आया तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर यहाँ दिल्ली आ चुके थे 1971 में। उसके बाद भी मेरी उनसे मुलाकातें रहीं। अपनी तकरीर में ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब ने एक शेर पढ़ा था, बहुत मानी खेज, जो आज के हालात पर 100% बल्कि 200% फिट होता है। वो शेर ये था, वो चश्मे फितना गर है साक़ी मैखाना बरसों से, वो चश्मे फितना गर है साक़ी मैखाना बरसों से, कि बाहम लड़ रहे हैं शीशे व पैमाना बरसों से। मुझे नहीं मालूम कि इसमें ये चश्मे फितना गर में किसकी तरफ इशारा था, ये न मैंने कभी जानने की कोशिश की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट में की तकरीरों में अशार पढ़े जाने की बिना ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब ने डाली। उससे पहले भी मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स तो पढ़ाई करता था, अखबारात में, रेडियो में सुनाई करता था, टीवी तो नहीं था, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी खबर पढ़ी नहीं कि किसी ने कोई बहुत अच्छा वहाँ का शेर पढ़ा। लेकिन ज़ियाउर रहमान साहब तकरीबन अपने हर स्पीच में कोई ना कोई शेर पढ़ते थे, और ये शेर उन्होंने पहली दफ़ा पार्लियामेंट में जो पढ़ा था वो ये शेर है। और शायद आप सब हजरात एग्री करेंगे कि आज से ज़्यादा ये कभी मुनासिब और एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल शेर नहीं था। बहरहाल उसके बाद से पार्लियामेंट में ये हवा चल पड़ी कि अशार का इस्तेमाल होने लगा तकरीरों में। मनमोहन सिंह साहब आए फाइनेंस मिनिस्टर बन के, तो उन्होंने अपनी हर बजट स्पीच अपने एक शेर पर ख़त्म करनी शुरू की, और उनकी नकल में ऐसे लोगों ने जो उर्दू से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं उन्होंने भी अशार
पढ़ने शुरू किए। चिदम्बरम साहब ने भी पढ़े, यशवंत सिन्हा साहब ने भी शेर पढ़ा पार्लियामेंट में, और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिनों पहले पार्लियामेंट में निदा फाजली की एक पूरी गजल सुना डाली, हिंदी एक्सेंट में या शायद गुजराती एक्सेंट में, और बहरोबर से बिल्कुल खारिज, लेकिन नज़्म गजल उन्होंने पूरी पढ़ी पार्लियामेंट में। उर्दू ज़बान का जादू है, क्योंकि कोई उर्दू ज़बान के साथ कितनी भी दुश्मनी कर ले, उसके बगैर, उसके इस्तेमाल के बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि उर्दू शायरी अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए उससे बेहतर कोई जरिया है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। इसलिए जो लोग उर्दू का नाम लेने से भी घबराते हैं, वो भी उर्दू के अशार का इस्तेमाल तो कर ही लेते हैं। बहरहाल मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 1971 में जब ये 1971 के जनरल इलेक्शन में ही अंसारी साहब पहली दफ़ा जीत के पार्लियामेंट के मेंबर होके आए थे, और उसके बाद बराबर मैं पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस के बारे में पढ़ता रहा, रेडियो में सुनता रहा, उनके अशार सुनता रहा, यहाँ तक कि 1985 आ गया और शाहबानो का बम फूटा, शाहबानो केस का। और उस पर जब पूरे मुल्क में तूफान खड़ा हुआ, तो उस ज़माने में अंसारी साहब का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। और मैं राज की बात आपको बता दूं, राज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी कई किताबों में भी इसका जिक्र अब कर दिया है, जिन लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी होंगी वो जानते होंगे। वो ये कि एक दिन रात को 11 बजे मेरे गरीब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई, और मैंने खुद जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर आरिफ मोहम्मद साहब खड़े थे। आरिफ साहब आए, मुझे उन्होंने नहीं बताया कि पार्लियामेंट में अगले दिन बोलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के तकरीबन 3 घंटे मुझसे शाहबानो केस और उससे मुताल्लिक़ और चीज़ों पर डिस्कशन की। अगले दिन उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की। मुझे बगैर बताए हुए आए थे, उनके साथ कोई सिक्योरिटी वगैरह किसी किस्म की नहीं थी, अगर जो यूनियन मिनिस्टर थे, और मुझे पहले से नहीं बताया था, लेकिन ये उनका हक था, क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटे हैं और अलीगढ़ में मुझसे बहुत जूनियर रह चुके थे, तो इसलिए उनका हक था। आ गए वो। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पास फ़ोन आया ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब का, और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आ जाता हूँ, आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। उस वक्त तक मैं उनके घर कभी नहीं गया था दिल्ली में, लेकिन आप यकीन करें कि उन्होंने इस कदर इसरार किया कि नहीं मियाँ, काम मेरा है, मुझे आना है, आप नहीं आएंगे मेरे घर, और अगर आप आएंगे तो मैं बात